दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल की सेट प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, जिसमें मैंने सबसे पहले बिहार के राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने बिहार की ज्योग्राफी यानी बिहार के भूगोल को सेट प्रैक्टिस करवाना शुरू किया था, जिसमें मैंने 120 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगी, ताकि आपको जितने भी बिहार के आगामी आने वाले परीक्षा बीपीएससी, एसडीपी और 67 बीपीएससी, इसमें पता चल जाएगा आपको कि बिहार की ज्योग्राफी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, यानी बिहार की ज्योग्राफी से बिहार विशेष में। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है। यानी कि एरिया पूछा जा रहा है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है। यहाँ पहला जिला नहीं बल्कि दूसरा जिला पूछा जा रहा है। पहला जिला आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से दोनों एरिया के बारे में बता दिया था क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये गया है। गया जिला है दूसरा सबसे बड़ा बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं, उन 38 जिले में से गया एक हिस्सा है। और गया के इम्पोर्टेंस बात यह है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं गया में ही हुई थी। निरंजना नदी के किनारे पर हुआ था, पीपल ब्रिज के नीचे। उसके बाद ये गया को बोध गया बोला गया और पीपल ब्रिज को बौद्धि ब्रिज बोला गया, इसलिए गया और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर्यटक स्थल भी है बिहार का, बहुत सारे लोग यहाँ, बहुत सारे दूसरे जगह से लोग यहाँ पर्यटक आते भी हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार किस गोलार्ध में स्थित है। आपको पता था, कल मैंने आपको बताया था कि उस बिहार की स्थिति मैंने आपको बताई थी। तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि बिहार जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देती हूँ। देखिए इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिहार है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है। यानी कि लिटरेसी रेट में पूछा जा रहा है कि लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग भारत के राज्यों में जितने भी भारत के राज्य है, उन राज्यों में से बिहार का जो क्रम है वो कितने नंबर पर है। तो 123 का जो सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रथम नहीं है, 27वां नहीं है, 28वां नहीं है, 25वां है, तो ये 28वां है। 28वां यानी कि लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग भारत में बिहार का जो स्थान है वो 28वां नंबर पर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही महानगर है, एक ही महानगर की संख्या है, और वो कौन है, तो वो पटना है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बिहार के मुख्य नकदी फसल निम्न में से कौन सी है। तो देखिए बिहार के जो मुख्य नकदी फसल है वो इन सभी में से कौन सा है, गेहूं, चावल, गन्ना या तंबाकू। तो 125 का जो सही आंसर हो जाएगा गन्ना जो है ये बिहार के मुख्य नकदी फसल में आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो मैंने आपको बताया था कि गंगा की जो बहुत सारी उप नदियाँ हैं, जैसे कोसी, फल्गु, सोन, इस सारे की गंगा की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो 126 का जो आंसर हो जाएगा सोन नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। और मैं आपको बता देती हूँ सोन नदी दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, झारखंड की ओर से इसका आगमन होता है। और ये बिहार में जो गंगा बहती है उसमें सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की टोटल लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, जो गंगा की टोटल लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है। लेकिन ये बिहार में गंगा की जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। मैंने इसको इतना बार आप लोगों को लिए बताया है कि आपको याद हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए बिहार का जो सबसे लंबा रेल पुल है वो गंगा नदी पे बना हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, गंगा नदी पर बना हुआ है। और देखिए ये जो मैं आपको बता देती हूँ, जो महात्मा गांधी सेतु पुल के नाम से जाना जाता है, जो पुल बनाया गया है वो महात्मा गांधी सेतु पुल के नाम से जाना जाता है, जो पटना और वैशाली को जोड़ने के लिए गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण की दिशा में बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर बना हुआ ये पुल है, जिसका नाम महात्मा गांधी सेतु पुल है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ही नदी पर बना हुआ पुल है, यानी एक ही नदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी पुल बनता है तो एक नदी से दूसरे नदी को टच करता
सकता है, लेकिन नहीं, ये जो महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है जो गंगा नदी पर एक ही पुल पर एक ही नदी पर बनी हुई है, और इसकी स्थिति जो महात्मा गांधी सेतु पुल के 5750 मीटर है। अब भारत के जो प्रधानमंत्री उस टाइम के थी जब ये महात्मा गांधी सेतु पुल बन रहा था, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और महात्मा गांधी का जो उद्घाटन हुआ था, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए, 1982 में किया गया था। और एक कंपनी थी जो इस महात्मा गांधी सेतु पुल का बनाया था, जिसका नाम था गैमोनो इंडिया लिमिटेड। तो अगर आप लोग बिहार भारत में प्रथम वाला अगर वीडियो बिहार स्पेशल पे देखे होंगे तो आपको इसका बारे में पता होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो देखिए इसमें 1228 में पूछा जा रहा है कि बिहार में जो गंगा नदी आती है उसका जो प्रवेश द्वार के माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 120 का बी, यानी बक्सर से होते हुए गंगा नदी प्रवेश करती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार में जो है प्रवेश करने का गंगा नदी का जो मुहाना है वो है यानी कि प्रवेश करती है, तो गंगा नदी बक्सर के जिले से होकर ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है। जूट का उत्पादन, तो देखिए जूट के उत्पादन में सबसे जो सर्वाधिक है वो पूर्णिया है, और दूसरा एक और है कटिहार। अगर एक जिला पूछेगा तो आप पूर्णिया दीजिएगा, और दूसरा जिला भी पूछेगा कि बिहार जूट उत्पादन में बिहार के 2 जिले कौन अग्रिम है, तो ये पूर्णिया और कटिहार है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। बाल सुंदरी मिट्टी, तो देखिए जो बाल सुंदरी मिट्टी है ये बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो 130 का क्वेश्चन जो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, यानी उत्तर के क्षेत्र में। मैंने आपको कल मैप के अकॉर्डिंग बताया था कि उत्तर बिहार में जितनी भी नदियाँ आती हैं वो बरसाती नदी नहीं होती, हमेशा उसमें पानी भरा रहता है, और दक्षिण बिहार के जितने भी नदियाँ आती हैं वो सूखा रहती है क्योंकि बरसाती नदियाँ होती हैं। और उत्तर के क्षेत्र से जितनी भी नदियाँ आती हैं जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, आपका कोसी, ये सारे के सारे क्या है, ये बाढ़ के कारण कभी प्रकोप बनती है बिहार में, और उत्तरी क्षेत्र की नदियाँ हैं। तो जो बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पड़ती है, तो उत्तरी के क्षेत्र में, यानी ऊपर वाले भाग में बीच से गंगा नदी निकलती है, तो ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसमें ही बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कितनी है, यानी हर व्यक्ति योग्य भूमि कितनी है। एक व्यक्ति के अगर हेक्टेयर देखा जाए तो कितने हेक्टेयर पूछा जा रहा है आपसे, तो 131 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका ए हो जाएगा, यानी 0.12 हेक्टेयर है। यानी बिहार के एक व्यक्ति, बिहार के कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को अगर खेती करने के लिए योग्य भूमि दिया जाए तो 0.12 हेक्टेयर दिया जाएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है 32 कि बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरीके से बिहार में शोक नदी बिहार की जो शोक नदी है वो कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरीके से बिहार में जो अपवित्र नदी है वो कर्मनाशा नदी है। और मैं आपको बता देती हूँ कर्मनाशा नदी जो है वो यूपी और बिहार के बॉर्डर बनाने में काम करती है, यानी यूपी से निकलते हुए इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यूपी से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है और गंगा की उपनदी है, और इसकी उत्पत्ति जो होती है वो कैमूर जिले से होती है, और फिर यह बहते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और इसे कर्मनाशा नदी की यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां के सेक्स रेशियो सबसे सर्वाधिक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ ऐसा नाम आए तो एक ही नाम आप हमेशा याद रखिए, लिटरेसी रेट, हर चीज़ में वो जिला हमेशा आगे रहा है बिहार का। तो देखिए 133 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपालगंज। मैंने आपको कहा था कि गोपालगंज अपने माइंड में रखिएगा, लिटरेसी रेट या साक्षरता दर या फिर सेक्स रेशियो जितने भी रहेंगे सब में गोपालगंज सबसे ऊपर है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ गोपालगंज का जो लिटरेसी रेट है मैं आपको बता देती हूँ 1021 ये है, यानी 1021 है। यहाँ पे है इलिटरेसी लिंगानुपात है, यानी कि अब जैसे कि लिंगानुपात की गणना तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे महिलाओं की गणना होती है। तो देखिए यहाँ जो लिटरेसी रेट है यानी कि 1000 पुरुष की संख्या पे इतने महिलाएं होंगी। तो देखिए जो ये लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर जो है बिहार का वो गोपालगंज है, कितना है तो 1021 है। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे
कि ये बिहार के ऐसे चार जिले बताएं जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो उसमें जो आपका जो आंसर हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज। तो ध्यान दीजिएगा, सिवान भी हो जाएगा, सारण भी हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। लेकिन जब ये होगा कब, जब आपसे एक से ज़्यादा जिला पूछा जाएगा लिंगानुपात में, यानी कि आपका ये सेक्स रेशियो में ज़्यादा पूछा जाएगा, बिहार के एक से ज़्यादा अधिक जिले पूछे जाएंगे तब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि आलू शोध संस्थान बिहार में कहाँ स्थित है। तो देखिए, आलू शोध संस्थान भी है बिहार में, तो ये बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 134 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी पटना में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि चाय की खेती के लिए बिहार के किस जिले में होती है, यानी चाय की खेती बिहार के किस जिले में। देखिए, मैं इस पे एक फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो देखिए, इसका जो 135 का हो जाएगा कि 1990 के दशक में, यानी 1990 के दशक के टाइम पे चाय की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ करती थी। लेकिन जब अभी के धीमे धीमे ये सारे के सारे जो खेती है ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, और अभी के अकॉर्डिंग चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है। तो 135 का आंसर जो हो जाएगा किशनगंज, यानी किशनगंज इकलौता ऐसा जिला है बिहार का जहाँ चाय की खेती होती है। लेकिन 1990 के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में बहुत सारे ज़िले में बिहार में चाय की खेती हुआ करती थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में सावधानिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन से है, यानी कि सावधानिक सबसे ज़्यादा जो बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, 136 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दोमट मिट्टी है जो बिहार में सबसे ज़्यादा भूभाग में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, उसके बाद 137 पूछा जा रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय लीची शोध संस्था कहाँ है। तो देखिए, राष्ट्रीय लीची शोध संस्था जो है ये मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में ही मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिहार का, और राष्ट्रीय लीची शोध संस्था भी मुजफ्फरपुर में है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि बिहार की लीची ये ब्रिटेन तक जा चुकी है, ब्रिटेन में भी इसका खेप पहुँचाया जा चुका है लीची का। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य अवस्थित है। तो देखिए, जो वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य जो अवस्थित है, 138 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, गया। 138 का जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। मैंने आपको बताया था कि चंपारण को दो भाग में बांटा गया है, पूर्वी में और दूसरा पश्चिमी में। तो ध्यान दीजिएगा, जो वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य अवस्थित है वो पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार का 38वां जिला इनमें से कौन सा था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख देती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 38वां, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बिहार में अब टोटल 38 जिले हैं, लेकिन पहले ये 38 नहीं हुआ करते थे, पहले सिर्फ और सिर्फ 37 ही हुआ करते थे। लेकिन जब 38वां जिला आपका कब बना, इसमें से कौन सा जिला 38वां है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो 38वां जिला है वो अरवल है, और अरवल जो बना था ये अगस्त, मैं यहाँ आपको लिए लिख देती हूँ, अगस्त 2001 में, अगस्त 2001 में जो है वो अरवल जहानाबाद से अलग होकर बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो बिहार का 38वां जिला है वो अरवल है। ये लगातार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट जिला है। इसके अलावा अभी तक बिहार में कोई भी जिला नहीं बना है, यानी कि 2001 से पहले बिहार में पूरे 37 जिला हुआ करते थे, और लेकिन 2001 के बाद 38 जिला हो गया, यानी 38 जिले हैं बिहार के। और कौन सा है, तो अरवल है। अरवल जिला को कैसे बना था, तो ये जहानाबाद से अलग होकर बनाया गया था। अब चलिए 140 में आपसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि अब्दुल बारी रेल पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए, अब्दुल बारी जो पुल है ये, इसके बारे में अगर आप देखे होंगे बिहार भारत में प्रथम, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। चलिए, मैं आपको पहले इसके बारे में बता देती हूँ, अब्दुल बारी पुल के बारे में, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊँगी, या फिर अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, ये कोइलवर जो पुल पटना और आरा के बीच में कोइलवर नामक स्थान पर है, और कोइलवर सह रेल सह सड़क पुल है, यानी कि ये रेल भी है और सड़क पुल दोनों है। तो देखिए, ऊपर से इसके रेलगाड़ियाँ जाती हैं और नीचे से मोटर गाड़ी चलती है। मैंने अभी जस्ट आपको बोला है कि ये रेल सह सड़क पुल है, इसलिए ऊपर से रेलगाड़ियाँ और नीचे से मोटर गाड़ी वगैरह जाता है। और देखिए, इस पुल का जो निर्माण हुआ था, अब्दुल बारी पुल, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए। तो
तो 1862 ईस्वी में किया गया था। और इस पुल का जो नाम है, बिहार के जाने माने एक स्वतंत्रता सेनानी और साथ ही साथ एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था अब्दुल बारी, उन्हीं के नाम पर ये अब्दुल बारी पुल रखा गया है। और ये पुल एक ओर से दानापुर मुगल सराय को रेलखंड को जोड़ती है और दूसरी तरफ से पटना और भोजपुर को यातायात साधन को जोड़ने में मदद करती है। तो इसमें 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा। अब्दुल बारी पुल एक व्यक्ति थे, बिहार के इंपॉर्टेंट व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही प्रोफेसर थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये सड़क और रेल और सड़क पुल है, यानी ऊपर से रेलगाड़ियां, नीचे से मोटर वगैरह जाते हैं। और इसका जो ओपनिंग हुआ था 1862 में किया गया था। और ध्यान रखिएगा, ये पुल दानापुर से मुगल सराय की तरफ से आती है, दूसरा पटना और भोजपुर को जोड़ती है। इसको आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा एग्जामिनेशन में, तो आपका ये नहीं छूटेगा। तो चलिए, इसमें मैंने 2 ही चीज़ आपको बताया था। एक महात्मा गांधी सेतु पुल बताया था, जो बिहार का जो सबसे लंबा रेल पुल जो बनाया गया था, गंगा नदी पर बनाया गया था। और उससे रिलेटेड मैंने महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में बताया था इसी में। और ये अब्दुल बारी रेलवे पुल के बारे में मैंने बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन को लेकर। अगर इसको आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बिहार भारत में प्रथम में आपको मैंने इसको अब्दुल बारी पुल और महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में अपने नोट्स से बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो भी मैंने आज 20 क्वेश्चन आपको बिहार के ज्योग्राफी से बताए हैं, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया है, कुछ मैंने डेट बताया है, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और वीकली आप अगर रिविजन कर लेंगे तो आपका बिहार से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए, आज के लिए बिहार के ज्योग्राफी का जो सेट प्रैक्टिस था बस इतना ही। फिर उसके अगले बिहार स्पेशल यानी बिहार विशेष को कोई नए सेट प्रैक्टिस और नए टॉपिक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।